हेलो फ्रेंड्स, मैं राणा अभिषेक आप सभी लोगों को आपके अपने लोकलाइज्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म लोकल लर्नर्स पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि थंबनेल में कि मैं अपना जर्नी आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ कि कैसे मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई करके और सिविल इंजीनियरिंग के टॉप मोस्ट डिपार्टमेंट CPWD में पहुँच पाया। आपने सही सुना, मैंने SSC JEE 2022 के एग्ज़ाम में सिविल से AIR8 प्राप्त किया है और मेरे को CPWD डिपार्टमेंट मिला है। मैं 2022 और 2023 का गेट भी क्वालिफाई किया हूँ। मेरे SSC JEE 2022 के एग्ज़ाम में टोटल अराउंड 400 मार्क्स बने, जिसमें प्रीलिम्स में मेरे अराउंड 140 मार्क्स थे एंड मेंस में 259 थे। प्रीलिम्स में टेक में मेरा 76 मार्क्स था एंड रीजनिंग में मेरा 42 मार्क्स था और GK GS में मेरा 22 मार्क्स था। पूरा सेशन क्वेश्चन आंसर के पैटर्न पे ही आगे बढ़ेगा, जिससे कि आने वाले एस्पिरेंट्स को ज़्यादा बेनिफिट हो सके और उनका टाइम जो वैल्यूएबल टाइम है वो बर्बाद ना हो। और उससे पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरा जो ये वीडियो बनाने का मकसद है वो सिर्फ यही है कि आप जब भी ये अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो आप अपने आप को इन्फीरियर फील ना करें। ये ना समझें कि ये मेरा बैकग्राउंड सही नहीं है तो मैं इसे नहीं कर पाऊँगा, या फिर ये एग्ज़ाम बहुत हार्ड है तो मैं इसे हैंडल नहीं कर पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ माई जर्नी। तो सबसे पहले मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बता देना चाहता हूँ, जिससे आपको क्लियर कट आइडिया लग सके। मेरा जन्म बिहार के अरवल ज़िले के छोटे से गाँव में हुआ, जो कि जहानाबाद रेलवे स्टेशन से 25 किलोमीटर दूर है। मेरी प्राइमरी एजुकेशन वहीं के नज़दीक सरकारी स्कूल से हुई और उसके बाद हाई स्कूलिंग भी वहीं के सरकारी स्कूल से मैंने की। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अस्थावा से और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जमुई से। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, तैयारी किसे करनी चाहिए और मैंने तैयारी क्यों की। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि SSC JEE एग्ज़ाम का जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन होता है वो डिप्लोमा या तो फिर बीटेक होता है। तो जो लोग भी डिप्लोमा या बीटेक में सेमेस्टर अच्छे से पढ़े होंगे उनके लिए इस एग्ज़ाम में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। जैसा कि इस एग्ज़ाम का टफनेस लेवल डिप्लोमा से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो लिटिल बिट आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। और मैं जब कॉलेज में था तब मैंने CPWD का काफ़ी नाम सुना था और IS कोड वगैरह भी यूज करता था, तो वो उसी के द्वारा रेगुलेट किया जाता था। तो मैंने पता किया कि इस डिपार्टमेंट में कैसे जाया जाता है, तो मेरे को पता चला कि SSC JEE का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, उसके बाद उसके थ्रू हम लोग उसमें जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वहीं से मेरा जो झुकाव है वो उस एग्ज़ाम की तरफ हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, तैयारी कब शुरू करें और मैंने अपनी तैयारी कब शुरू की। तो मैं आप लोग को सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जब आप लोग अपने सेमेस्टर में हों तब अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से उस टाइम से ही आप लोग नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, जो कि बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। और जब आप अपने आखिरी साल में पहुँचें तो आप अपने प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं भी जब कॉलेज के ईयर में था तो उसी समय से मैं काफ़ी अच्छे ढंग से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया था, बट मैंने प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ SSC JEE 2022 के लिए उसके एग्ज़ाम से प्रीलिम्स एग्ज़ाम से 1 महीने पहले स्टार्ट किया था। चलिए थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन कि हम लोग पढ़ाई कहाँ से करें, सेल्फ स्टडी से करें या फिर उसके लिए कोचिंग ज़रूरी है। तो मैंने तो ऐसा कोचिंग नहीं ली, मैं तो सेल्फ स्टडी ही किया था, जिसके लिए मैंने डिफरेंट सोर्स का यूज़ किया, जैसे कि यूट्यूब, कुछ स्टैंडर्ड्स बुक, खुद का नोट्स, ये सब भी मैंने यूज़ किया था। और जहाँ तक सवाल है कि कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, उसको मैं एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऐसा कोई कुछ नहीं है कि आपको कोचिंग लेना बिल्कुल नेसेसरी है। अगर आपने सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ाई की है और अच्छे से प्रॉपर नोट्स मेकिंग की है तो आपको कोचिंग की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस की ज़रूरत है और कुछ टॉपिक जो आपको सेमेस्टर में नहीं पढ़ाया गया उस टॉपिक को आप यूट्यूब से कवर कर सकते हैं, उससे आप अपना जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए
कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ाई नहीं किए हैं, उनको लगता है कि मैंने उस टाइम पे नोट्स वगैरह नहीं बनाए हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा उन लोगों को कि आप कोचिंग ले सकते हैं। जो भी अच्छी कोचिंग है वहाँ पे आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा बुक लिस्ट एंड सोर्स ऑफ मटेरियल्स क्या था, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से लड़कों का ये सवाल रहता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं जब सेमेस्टर में था तो स्टैंडर्ड बुक फॉलो करता था। जैसे कि मैंने सॉइल मैकेनिक्स के लिए KR अरोड़ा की बुक फॉलो की थी, और फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए RK बंसल और RS खुरमी की बुक फॉलो की थी। उसके बाद सोम के लिए भी RK बंसल का बुक फॉलो किया था मैंने। और इन्वायरमेंटल के लिए मैंने NN बसक का बुक उस टाइम पे फॉलो किया था। बट उसके बाद जब मैं प्रॉपर इसका प्रिपरेशन करने लगा लास्ट ईयर में, तो मैंने मेडी जी का और IAS मास्टर का, ये दोनों का बुक मैं रेगुलरली फॉलो किया, और उससे मैंने नोट्स मेकिंग भी की, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल था। तो आप लोग भी वो कर सकते हैं कि आप मेडी जी का या फिर IAS मास्टर का, जो भी आपको उचित लगे उससे आप लोग कर सकते हैं। मैंने क्या किया था कि जैसे मेन सब्जेक्ट जो था, जैसे कि सोम हो गया, उसके बाद सॉइल मैकेनिक्स हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, ये सब के लिए मैंने मेडी जी का नोट्स लिया, मेडी जी का बुक यूज़ किया था। और कुछ जो सब्जेक्ट है उसके लिए मैंने IAS मास्टर का बुक फॉलो किया था, क्योंकि कुछ थियोरेटिकल पोर्शन है वो IAS मास्टर में ज़्यादा सही थे, और कुछ जो न्यूमेरिकल वाले पॉइंट ऑफ व्यू से थे वो मेडी जी में सही थे। तो मैंने वैसे करके सारे को क्लियर किया था। और नॉनटेक में करंट अफेयर के लिए मैंने क्रैक एग्ज़ाम का चैनल फॉलो किया था। उसका एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा कि उसमें डेली का करंट अफेयर तो क्लियर होता ही था, बट जो प्रीवियस मंथ वाला जो करंट अफेयर था वो भी उसमें डेली बेसिस पे कवर करवा दिया जाता था। और उसमें एक और चीज़ था कि स्टैटिक जीके वाला जो पार्ट था वो भी बीच बीच में जो भी क्वेश्चन आता था उसके साथ सर क्लियर करवाते थे, तो वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। तो आप लोग भी उसको देख सकते हैं एक बार। और जीके के लिए मैंने एडुटेरिया चैनल ज्वाइन किया था, जो कि प्रवीण सर का है। और एक बुक आता है मनोहर पांडे का, जो कि अरिहंत पब्लिकेशन का है, वो मैंने फॉलो किया था नॉनटेक के लिए। काफ़ी छोटा बुक था, शुरू में मैंने जब लिया था तो काफ़ी पतला वाला बुक लिया था, अराउंड 30 या 35 का आता है वो। और एक आता है कॉस्मोस पब्लिकेशन का बुक आता है RK बर्नवाल का, वो भी मैंने लिया था। वो उसमें ऐसा है कि मतलब अधिकतर जो टॉपिक है वो वन लाइनर के थ्रू कवर करवा दिया गया है, तो मेरे लिए काफ़ी वहाँ पे मतलब अच्छा लगा उसको जब मैंने पढ़ा तो, और काफ़ी हेल्पफुल भी था। अब मैं आपको प्रीलिम्स के लिए अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ कि कैसे मैंने प्रीलिम्स का प्रिपरेशन किया था। जैसा कि मैंने पहले बताया भी था कि मैंने एक मंथ पहले ही SSC JEE 2022 के प्रीलिम्स के पहले मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था। तो इसमें एक चीज़ मैंने गौर किया कि ये जो एग्ज़ाम है 200 क्वेश्चन का एग्ज़ाम है, जिसमें 2 घंटा टाइम दिया जाता है। तो इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ इफ़िशियंसी, ये दोनों की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो मैंने इस पर वर्क करना स्टार्ट किया कि कैसे मैं टाइम मैनेजमेंट करूं, और उसके साथ साथ इफ़िशियंसी को भी कैसे बढ़ाऊं। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो किया। जब भी मैं टेस्ट सीरीज देता था तो टेस्ट सीरीज में मेरा ऐसा था कि सबसे पहले मैं नॉनटेक कवर अटेम्प्ट करता था, और उसके बाद ही टेक अटेम्प्ट करता था। नॉनटेक में भी मैं रीजनिंग वाला पोर्शन पहले अटेम्प्ट करता था। मेरा टारगेट रहता था कि 30 मिनट में मैं रीजनिंग का क्वेश्चन है वो सोल्व कर लूँ, मेरे से कितना भी हो, लेकिन 30 मिनट ही देना है इसमें। उसके बाद मैं जीके का क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था। जीके जीएस वाला जो पार्ट था उसको मैं लगभग 12 से 15 मिनट रखता था कि इतना में इसको अटेम्प्ट कर लेना है। उसके बाद मैं टेक्निकल वाला सेक्शन पे जाता था। टेक्निकल के लिए मैंने पहले से 45 मिनट निर्धारित कर चुका था कि हाँ मेरे को 45 मिनट में इसको अटेम्प्ट कर लेना है। इस तरह से मैं फर्स्ट बार में पूरा का पूरा सेक्शन एक बार गो थ्रू कर लेता था। उसके बाद जब मेरे को टाइम मिलता था तो उसके बाद मैं क्या करता था कि जो मेरा रीजनिंग वाला पोर्शन छूटा हुआ रहता था उस पर सबसे पहले मैं जाता था। उसमें होता क्या है कि जब आप पहली बार रीजनिंग अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको एक बार में बन ही नहीं पाता है, मतलब आप कितना भी उसमें दिमाग लगाते रहिए वो नहीं बनेगा।
तो इससे क्या होता है कि टाइम भी आपका चला जाता है और क्वेश्चन भी नहीं बनता है। तो जब आप उसी क्वेश्चन पर दोबारा आते हैं तो आप दूसरा ढंग से उस पर दिमाग लगाते हैं, तो वो क्वेश्चन का चांसेस रहता है कि आपको क्वेश्चन वो बन जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करता था कि रीजनिंग पहले अटेम्प्ट करता था और उसके बाद जब दोबारा उस सेक्शन पे आता था तो ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ पे फिर बन जाते थे। उसके बाद फिर टेक्निकल वाला सेक्शन पे जो मेरा मार्क किया हुआ रहता था, मार्क फॉर रिव्यू, उस पर जाता था और फिर टेक्निकल वाला पोर्शन अटेम्प्ट करता था। इस तरह से मैं अपना जो टाइम मैनेजमेंट के लिए स्ट्रेटजी बना रखा था। और इफ़िशियंसी के लिए मैंने क्या किया था कि सबसे पहले तो मैं नोट्स को रिवाइज करता था बार बार, ताकि मेरे से गलती ना हो सके। और उसके बाद जब टेस्ट सीरीज देता था तो टेस्ट सीरीज में ऐसा था कि जो मेरे से जो भी गलती होती थी वो मैं पॉइंट आउट कर लेता था, लिख लेता था। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ लोग करते हैं क्या कि ऐप में ही सेव करके छोड़ देते हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता। मैं क्या करता था, पॉइंट आउट कर लेता था, वो भी वहाँ पे करता था जहाँ पे मेरा नोट्स होता था, प्रॉपर नोट्स निकाल के, और वहाँ पे अगर पॉइंट लगता था कि यहाँ पे लिख लेना चाहिए तो वहीं पे मैं नोट डाउन कर लेता था। क्योंकि जब मैं एक बार रिवाइज करता था तो उस टाइम ही वो भी साथ साथ रिवाइज हो जाता था, जो कि काफ़ी अच्छा होता था वो। और मेरे को एक प्रॉब्लम थी कि मैं डाटा याद नहीं करता था। और इससे होता क्या था कि जब टेस्ट सीरीज वगैरह देता था तो उसमें डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन आता था तो गलती हो जाता था। तो मैं उसके लिए क्या किया कि शॉर्ट नोट्स भी बनाया ताकि वो सब गलतियाँ मेरे से ना हो सके। तो मैं जो मेन सब्जेक्ट था जिसमें डाटा ज़्यादा था उसका मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार किया। शॉर्ट नोट्स में वही पॉइंट लिखता था जो कि मतलब इम्पोर्टेंट था और जो कि मेरे को याद नहीं रहता था, लास्ट टाइम पे रिवाइज कर सकें। और होता क्या है कि जब आप जिस दिन आपका एग्ज़ाम रहता है उस दिन आपका कॉन्फिडेंस हाई रहे, उसके लिए आप प्रॉपर वे में उसका रिवीजन कर सकते हैं लास्ट दिन एक बार में। ऐसा होता है कि आप पूरा का पूरा रिवीजन सब्जेक्ट का उस टाइम पे कर नहीं पाते हैं, तो जो जिस सब्जेक्ट का रिवीजन करते हैं उसमें लगता है कि हाँ ठीक है, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट है उसमें कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो उस टाइम पे शॉर्ट नोट्स बहुत काम आता है। आप शॉर्ट नोट्स को एक बार में पूरा का पूरा रिवाइज कर सकते हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो इसके लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया। बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी था मेरे से कि टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आते हैं तो क्या करें। तो उनके लिए मेरा एक ही सजेशन रहेगा कि मैं भी जब देता था शुरू में टेस्ट सीरीज जब देता था तो मेरा भी नंबर बहुत कम आता था। ये इवन मेरा नंबर शुरू में मैं जब टेस्ट दिया था तो ऐसा था कि अराउंड 100 ही आता था। तो ऐसा उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि आपका कम आ रहा है। आप प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करके अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, आपका भी नंबर आने लगेगा। ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, सबके साथ शुरू में ऐसा होता है। और एक और बात कि जब भी आप टेस्ट सीरीज खरीदें तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा टेस्ट सीरीज लगाने के चक्कर में रहें कि क्योंकि हमें 20-50 जितना दिया है सारा का सारा हमें टेस्ट सीरीज लगाना ही लगाना है। आप प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। और टेस्ट सीरीज इसलिए देना है कि आपको जो टाइम और इफ़िशियंसी के बीच को मैनेज करना है, उसके लिए आप टेस्ट सीरीज प्रीफर करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि मतलब आपका टेस्ट सीरीज से ही सारा का सारा क्वेश्चन आने वाला है, ऐसा नहीं होता है। तो आप टेस्ट सीरीज प्रॉपर वे में प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ दें। ऐसा नहीं है कि मतलब आप दिन भर टेस्ट सीरीज ही दे रहे हैं। जैसे कि मैंने भी लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम दिया था तो मैंने अराउंड 10 टेस्ट सीरीज दिया था। अब मैं मेंस के बारे में आप लोग को बता देता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि न्यू जो पैटर्न आया है SSC JEE का 2023 वाला, उसमें मेंस का पैटर्न चेंज हो गया है, MCQ हो गया है। तो फिर भी मैंने कैसे तैयारी की थी उस टाइम पे, उसको मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने SSC का PYQ लगाया था। उसको मतलब मैंने 4 से 5 बार PYQ लगाया लगभग में। और उसके बाद जो ESE का PYQ था उसका सेलेक्टिव क्वेश्चन जो कि SSC से रिलेटेड था या फिर SSC पैटर्न बेस्ड जो क्वेश्चन आ रहा था उसको मैंने लगाया। और मैंने गेट का भी क्वेश्चन लगाया था जिससे मेरे को मतलब काफ़ी क्लैरिटी मिली, जो कि काफ़ी मतलब हेल्पफुल था मेंस के लिए। क्योंकि मेंस में ऐसा होता था कि जो गेट में 2 नंबर का क्वेश्चन रहता था वही क्वेश्चन इसमें 20 नंबर 25 नंबर का आ जाता था डायरेक्टली। तो वो काफ़ी हेल्पफुल था मेरे लिए। और इसके लिए मैं मेंस के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे स्ट्रेटजी होना चाहिए नेक्स्ट वाला पैटर्न पे।
और प्री के लिए भी मैं एक अगला आगे आने वाले समय में वीडियो बनाऊंगा कुछ दिन में कि कैसे जो 1-1.5 मंथ बचा हुआ है उसमें कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रॉपर स्ट्रेटजी आपका क्या होना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि सर कंसिस्टेंसी ही मेंटेन नहीं हो पाती है थ्रू आउट प्रिपरेशन, काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होता है जैसे कि सोशल मीडिया से और अन्य जगहों से, तो कैसे करें, आपने कैसे किया था। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं तो सोशल मीडिया का ज़्यादातर यूज़ नहीं करता था, बट हाँ यूट्यूब हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ये सब मैं यूज़ करता था क्योंकि इसके बिना मेरा पढ़ाई संभव नहीं था। तो ये मैं ज़रूरी था कि यूज़ करता था, लेकिन बाकी सब ऐप मैं यूज़ नहीं करता था। कभी खोल लिया तो अलग बात है, बट मतलब यूज़ नहीं करता था जनरली। मेरे मोबाइल में वो सब ऐप था भी नहीं। तो आप लोग को भी यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जब तैयारी कर रहे हैं तो इससे थोड़ा दूर रहें, थोड़ा सा मेंटेन करें अपने आप को। और थ्रू आउट जर्नी जब आप डीमोटिवेटेड फील करें तो आप लोग क्या करें कि एक ग्रुप बना लें जो कि सेम एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा हो, और जिससे होगा क्या कि आप जब भी डीमोटिवेटेड फील करेंगे तो आप उस ग्रुप में अपनी बातों को शेयर कर सकेंगे या फिर अपने फ्रेंड से आप उस बारे में बात कर सकते हैं, जिससे कुछ स्ट्रेटजी मिलेगी और आपको अच्छा लगेगा। ये मतलब काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है ग्रुप वाला। मैंने भी इसको फॉलो किया था जब भी मेरे को कुछ डिमोटिवेटेड फील करता था तो दोस्तों वगैरह से बात कर लिया करता था। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। और ऐसे मेरे को जब पढ़ने में मन नहीं लगता था तो मैं क्या करता था कि स्टडी IQ का वीडियो आता है इंटरनेशनल रिलेशन का, वो मैं खोल लेता था, खोल के उसको हमेशा पढ़ते रहता था। जब भी मेरे को पढ़ने से मन उब जाता था उसके बाद वही खोलता था, उसको देखता था एज ए इंटरटेनमेंट। मैं इंटरटेनमेंट का वीडियो कम देख करके उसी को देखता था एज ए इंटरटेनमेंट, मेरे को वो अच्छा लगता था ज़्यादा। आई होप मैंने SSC JEE से रिलेटेड जो भी क्वेरी रहती है लोगों की और जो कि मेरे जर्नी में भी रही, उसको मैं कवर कर पाया। और अगर कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, अगर आप लोग का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं क्या करूँगा कि आगे जो स्ट्रेटजी वाला वीडियो लाऊँगा उसमें आपको उसका आंसर दे दूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इसी बात के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ कि कुछ ऐसा करिए कि आपके परिवार को, आपके समाज को आप पर गर्व हो।